नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट। भारत और राजकारण। वो भारत की आज़ादी के लिए नेहरू, गांधी, सरदार वो पैदा हुए और नेहरू ने लंबे काल तक भारत के इतिहास में वड़ा प्रधान के रूप में काम किया। और उसके बाद जब भारत की इकोनॉमी खत्म हो गई थी 1991 में, तब एक बंदा जिसने भारत की इकोनॉमी को बचा लिया वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसका जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गाह नामक गांव, अब पाकिस्तान में है, उसमें हुआ था। हालांकि 1947 में देश आज़ाद होने के बाद उनका परिवार अमृतसर आकर बस गया। उन्होंने चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक किया और स्नातक के बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया और 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में टॉप रैंक में साथ इकोनॉमिक्स ट्रिपॉस पूरा किया और साल 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में PhD डी.फिल की उपाधि, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनका शोध इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट फॉर सेल्फ सस्टेन ग्रोथ भारत की व्यापार नीति पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बना और इस प्रकार रहा प्रारंभिक उसका करियर। राजनीति में आने से पहले डॉक्टर सिंह ने एक अर्थशास्त्री और शिक्षक के रूप में करियर बनाया। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया। साथ ही आर्थिक अनुसंधान और नीतियों पर गहन कार्य किया। कुछ समय बाद वह यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD और वर्ल्ड बैंक से जुड़े। अपनी प्रतिभा पर उन्होंने व्यापार और विकास अर्थशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। भारत सरकार के लिए यही उसने सेवाएं दी और मुख्य आर्थिक सलाहकार 1972 to 1976 प्रमुख आर्थिक निर्णयों में उसका योगदान था और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 1982 to 1985 मौद्रिक नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और योजना आयोग के उपाध्यक्ष 1985 to 1987 उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रहते हुए भारत की आर्थिक योजना में योगदान दिया और भारत के आर्थिक संकट के समय राजनीति में रखा उसका कदम था। और साल 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय राजनीति में कदम रखा। यह वह समय था जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव ने उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए और वित्त मंत्री के रूप में उसका ये योगदान रहा 1991 से 1996। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों में के लिए खोलने के लिए उदारीकरण सुधार लागू किए। साथ ही उन्होंने लाइसेंस राज समाप्त कर दिया और निजीकरण और राज्य नियंत्रण में कमी की और डॉक्टर सिंह द्वारा विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के साथ निर्यात को प्रोत्साहित किया गया और भारत के प्रधानमंत्री 2004 to 2014 डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए हैं और पहला कार्यकाल 2004 to 2009। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा लागू किया। वही सूचना का अधिकार अधिनियम RTI भी उनके कार्यकाल में आया और उसके अतिरिक्त उन्हें ऐतिहासिक भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर के लिए जाना जाता है। दूसरा कार्यकाल 2009 to 2014 दूसरे कार्यकाल में उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण योजनाएं पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि इस दौरान उन्हें 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और राष्ट्रमंडल खेल घोटाले जैसे विवादों का भी सामना करना पड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह का व्यक्तिगत जीवन, जो उसकी पत्नी का राम गुरु शरण कौर हैं,
जो कि एक गृहिणी और गायिका भी हैं, उसके 3 बेटियां हैं। यह बात हम सब जानते हैं कि उन्हें मौन पीएम भी कहा जाता था। हालांकि उन्होंने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए सार्वजनिक रूप से जवाब भी दिया था कि उपलब्धियां और सम्मान पद्म भूषण 1987 भारत सरकार की ओर से उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड सहित कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उन्हें मानद डॉक्टरेट मिला है। तो ये था मनमोहन सिंह और इतिहास के वो इस क्यों अमर रहेंगे उसका कुछ जानकार बताते हैं कि 1991 में वित्त मंत्री बनने से पहले मनमोहन सिंह नरसिंह राव के सामने 2 शर्तें रखी। जब तक आप प्रधानमंत्री रहेंगे मैं वित्त मंत्री बना रहूँगा, बीच में कभी भी मुझे नौकरी से नहीं निकालना। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के लिए धन इकट्ठा करना मेरा काम नहीं है। पहले वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह द्वारा किए गए नीतिगत कार्यों के परिणाम स्वरूप मनमोहन सिंह भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास में अमर हो गए हैं। तो ये कदम इस प्रकार हैं कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति जिसे उन्होंने 1991 में वित्त मंत्री के रूप में अपनाया और ने भारत की अर्थव्यवस्था को मौलिक रूप से बदल दिया। यह एक बड़ा आर्थिक भूकंप था जो रचनात्मक और टकरावपूर्ण था। भारत अब जो भी आर्थिक और ढांचागत विकास देखता है और भविष्य में भी देखेगा वह उसी नीति का कारण है। दूसरा, 2004 से 2014 तक उन्होंने प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान औसतन वार्षिक जीडीपी विकास दर 7% थी। इतनी ऊंची विकास दर पहले या उसके बाद कभी नहीं रही। तीसरा, उसी 10 साल की अवधि के दौरान 2 बार विकास दर 10% से अधिक हो गई, जो तब से कभी हासिल नहीं की गई। इससे पहले भी राजीव गांधी के एक काल के शासन में ऐसा हुआ था। चौथा, उनके 10 साल के शासनकाल में सूचना का अधिकार और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अधिकार कानून द्वारा स्थापित किया गया था और मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान से प्रत्यक्ष लोकतंत्र को मजबूती मिली थी। पाँचवा, उनके शासनकाल में लोगों की सहमति की महत्वपूर्ण बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन किया गया। छठा, उनके 10 वर्ष के कार्यकाल में शिक्षा के मौलिक अधिकार को लागू करने का कानून बनाया गया। सातवां, हालांकि वे स्वयं उदारीकरण और मुक्त बाजार के विश्वास करते थे, फिर भी उन्होंने असंगठित क्षेत्र के ग्रामीण श्रमिकों के सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए 6 कानून बनाए। आठवां, उन्होंने 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते सार्वजनिक बहस को प्रोत्साहित किया और पत्रकारों से मन की बात की। उन्होंने सार्वजनिक रूप से पत्रकारों से मुलाकात की और उनके सवालों का जवाब इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की तुलना में अधिक बार किया। उन्होंने उनसे अधिक समय तक शासन किया और उन्होंने हमेशा 2 तरफा संवाद को बढ़ावा दिया और इस तरह लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान दिया। 9वां, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 2008-2010 के दौरान वैश्विक मंदी आई थी तो उसका असर भारत पर नहीं पड़ा और एक अर्थशास्त्री के रूप में उनके कौशल के कारण 6.5% की औसत विकास दर हासिल की गई। मंदी से लोगों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा और एक पत्रकार के अनुसार मनमोहन सिंह एक आकस्मिक प्रधानमंत्री थे, लेकिन यह भारत के आर्थिक और राजनीतिक इतिहास के लिए एक सुखद दुर्घटना थी, क्योंकि अगर 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा चुने गए होते तो देश कितनी जल्दी इस स्थिति में आ गया होता। और मनमोहन सिंह के शासन काल में पारित आरटीआई और मनरेगा जैसे अधिनियम उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसने वर्तमान तानाशाही शासन को बहुत प्रभावित किया। यह लोकतांत्रिक भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि 2 भाजपा शासनों के बीच मनमोहन सिंह का सरदारी बफर बहुत प्रभावी रही है और मनमोहन सिंह के आलोचक नरेंद्र मोदी की शिष्टाचार और शालीनता का मजाक भी नहीं उड़ा सकते, जिसका आज भी भारतीय राजनीति में बेहद अभाव है। इनके
विरोधी वास्तव में उनके विरोधी नहीं है, ये कांग्रेस में आकर रह गए इसलिए कि उनके विरोधी हो गए। ये है मनमोहन सिंह की दिलकश अदाकारी, बहादुर सत्य और भावुक समर्थन अरी भी दिल से गाएगा। प्रोफेसर हेमंत कुमार शाह 27 दिसंबर 2024 को लिखा गया ये आर्टिकल्स मैंने आप तक पहुंचाया। और दूसरा भाग जो मुझे मिला मनमोहन के बारे में, वो मनमोहन सिंह इतना तानाशाही शासन क्यों करते हैं। 1991 में वित्त मंत्री बनने से पहले मनमोहन सिंह ने नरसिंह राव से 2 शर्तें, जब तक आप प्रधानमंत्री रहेंगे मैं वित्त मंत्री बना रहूँगा, बीच में कभी भी मुझे नौकरी से नहीं निकालना, और दूसरा कांग्रेस पार्टी के लिए धन इकट्ठा करना मेरा काम नहीं है। वो ऐसा करने वाले एक ही प्रधानमंत्री हो सकते हैं। पहले वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह द्वारा किए गए नीतिगत कार्यों में परिणाम स्वरूप मनमोहन सिंह भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास में अमर हो गए। ये चरण इस प्रकार 1991 में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नीतियाँ अपनाई, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को मौलिक रूप से बदल दिया। यह एक बड़ा आर्थिक भूकंप था जो रचनात्मक और टकरावपूर्ण था। भारत में अब जो भी आर्थिक एवं ढांचागत विकास दिखता है वो भविष्य में दिखेगा, वह इस नीति के कारण है। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में दौरान औसत वार्षिक दर घरेलू उत्पादन वृद्धि 7.5% थी। इतनी ऊंची विकास दर पहले कभी नहीं थी। ये मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि आज मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है, फिर भी जो उन्होंने हमारे देश के लिए, भारत देश के लिए जो किया, शायद इतिहास के पन्ने पर अब कौन प्रधानमंत्री आएगा हमें पता नहीं है, लेकिन इस दशक में देश की आर्थिक अव्यवस्था को जो ख़त्म कर दी गई है, जैसे 1991 में हुआ था, उस टाइम अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं होते तो भारत आज इतना सद्धर नहीं हो सकता। जो पेट्रोल क्रूड ऑयल का भाव $130 प्रति बैरल था, उस टाइम उन्होंने 70 रुपीज़ में पेट्रोल दिया। उस टाइम उन्होंने डॉलर का भाव 70 रुपीज़, जब 2014 के पहले आज के प्रधानमंत्री, आज के मुखिया बार बार कहते थे कि अगर डॉलर गिरता है, अगर रुपया गिरता है तो भारत की आन बान शान खत्म हो जाती हैं। वो आज पेट्रोल और डीजल और केरोसिन और डॉलर का भाव कहाँ तक पहुँचा दिया वो आपके सामने है। वो एक ही इंसान कर सकता था, वो था डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के लिए, दुनिया के लिए अगर देश को आगे लाना है, अर्थतंत्र को विकसित करना है, तो अर्थशास्त्री चाहिए। ऐसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मैं इस आर्टिकल से डॉक्टर मनमोहन सिंह, स्वर्गस्थ मनमोहन सिंह को सलाम करता हूँ।